दोस्तों राम राम। आप लोग लगातार मेरे साथ एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं और इस वैदिक ज्ञान को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यह सोच कर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास में हम कुछ छोटे छोटे कई सारे टूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। आप नोट्स बनाते रहिए। आज हम सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल दृष्टि की बात करेंगे। ग्रहों की दृष्टियां होती हैं। कोई भी प्लैनेट किसी भी हाउस से बैठ के एक विशेष दृष्टि उसको प्राप्त होती है। उस दृष्टि से वो किसी भी और घर को देखता है। हम दृष्टियों की बात करेंगे, हम तत्कालिक मैत्री की बात करेंगे, ग्रहों की अवस्थाओं की बात करेंगे, हम बात करेंगे पंचता मैत्री की। हम आज छोटे छोटे टूल्स का इशारा उठाएंगे, तो प्लीज़ अपना पेन और पेपर तैयार कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं दृष्टि की। हर प्लैनेट के पास एक दृष्टि होती है। हर प्लैनेट के पास एक दृष्टि होती है, वो है दृष्टि नंबर 7। दैट मीन्स कोई भी प्लैनेट जिस भी किसी घर में बैठे हुए हैं, उस घर से वो 7वें घर को देख सकते हैं। उदाहरण से समझते हैं। यदि हाउस नंबर 1 कालपुरुष की कुंडली, अब कालपुरुष की कुंडली आपको क्लियर हो चुकी है। कालपुरुष की कुंडली कहते ही आपके माइंड में फॉर्मेट आ जाना चाहिए और राशियां आ जानी चाहिए। ये वो राशियां हैं जिनके नाम आपको याद हैं, और ये वो राशियां हैं जिनके स्वामी आपको याद हैं। कालपुरुष की कुंडली में भाव नंबर 1 जहां पर मेष राशि है, वहां पर यदि कोई प्लैनेट बैठे हैं, हर प्लैनेट हाउस नंबर 1 से अपने 7th हाउस पे दृष्टि डालता है। हर प्लैनेट, सारे प्लैनेट। दैट मीन्स अगर कोई प्लैनेट हाउस नंबर 1 में बैठे हुए हैं, तो वो हाउस नंबर 7 पे दृष्टि डालेंगे ही डालेंगे। लेकिन यदि कोई प्लैनेट हाउस नंबर 7 में बैठे हैं, तो वो कहां दृष्टि डालेंगे? हाउस नंबर 7 से 7th हाउस हाउस नंबर 1 बनता है, तो वो प्लैनेट हाउस नंबर 7 से हाउस नंबर 1 पे दृष्टि डालेंगे। एक और एग्जांपल से समझते हैं। आप देखिए कि कालपुरुष की कुंडली में मिथुन राशि कहां पर है? मिथुन राशि, राशि नंबर 3 है, 3rd हाउस में। कालपुरुष की कुंडली से लेके चल रहे हैं हम। 3rd हाउस में है। 3rd हाउस में मिथुन राशि में, अर्थात तीसरे भाव में बैठे हुए ग्रह सप्तम दृष्टि से 9वें घर को देखेंगे। तो आप सब मुझे बताएंगे, आंसर लिखिए कि 9th हाउस में कौन सी राशि है? 3rd हाउस से सप्तम दृष्टि से 9th हाउस को देखेंगे, और 9th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट सप्तम राशि से 3rd हाउस को देखेंगे। कोई भी प्लैनेट है। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई प्लैनेट 5th हाउस में बैठे हैं, पंचम में बैठे हैं, तो पंचम में बैठ के वो लाभ भाव को देखेंगे, 11वें घर को देखेंगे। मेरा क्वेश्चन है सेकंड आप सबसे, यदि कोई प्लैनेट हाउस नंबर 10 में बैठे हैं, तो वो सप्तम दृष्टि से कौन से घर को देखेंगे या कौन सी राशि को देखेंगे? कालपुरुष की कुंडली की हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये हमने बात की सभी ग्रहों की। अब कुछ ग्रहों के पास कुछ विशेष दृष्टियां हैं, अब उनकी बात करते हैं। आप हेडिंग बनाइए, विशेष दृष्टि। विशेष दृष्टि 3 प्लैनेट्स को मिली हुई है स्पेशल। पहली दृष्टि मिली है स्पेशल, 2 दृष्टियां मिली हुई हैं मंगल महाराज को। सेकंड, 2 स्पेशल दृष्टियां मिली हुई हैं गुरु बृहस्पति को। ये एडिशनल टू ये 7th दृष्टि है, 7th दृष्टि के अलावा है, ये 7th दृष्टि के अतिरिक्त है। एंड नंबर 3, शनि महाराज को भी एक्स्ट्रा 2 दृष्टियां मिली हुई हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि मंगल, गुरु बृहस्पति और शनिदेव, इनके पास 3 दृष्टियां हैं। बाकी सभी ग्रहों के पास एक एक दृष्टि है। तो मंगल के पास 7th दृष्टि तो हो गई, हमें पता लग गया। तो बाकी 2 दृष्टि कौन सी हैं? मंगल महाराज के पास बाकी 2 दृष्टियां हैं, 4 और 8। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि मंगल महाराज जहां भी बैठे होंगे, वहां से अपने चौथी राशि या चौथे घर को देखेंगे। सप्तम को हम चर्चा कर चुके हैं, सप्तम को देखेंगे, और अपने से 8वें घर को देखेंगे जहां वो बैठे हुए हैं। गुरु बृहस्पति के पास 7वीं दृष्टि के अतिरिक्त 2 दृष्टि हैं, पंचम और नवम। जैसे मंगल देव के पास 4, 7, 8 दृष्टि है, तो गुरु बृहस्पति के पास 5, 7, 9 दृष्टि है। तो गुरु बृहस्पति जहां बैठेंगे वहां से अपने 5वें घर को देखेंगे, 5वें भाव को या 5वीं राशि को देखेंगे।
सप्तम को हम समझ चुके हैं और नवी को भी देखेंगे। और शनिदेव की बात करते हैं। शनिदेव के पास सातवीं के अलावा 2 दृष्टियां हैं, तीसरी और 10वीं। आप बिल्कुल ठीक समझे हैं, जहां शनिदेव बैठेंगे वो वहां से 3rd हाउस को और 10th हाउस को देखेंगे। आइए इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। काल पुरुष की कुंडली आपको क्लियर है, काल पुरुष की कुंडली के लगन में मेष राशि है, यह भी आपको क्लियर है। अब मेष राशि में पहले हम मंगल जी को बिठाते हैं। मंगल महाराज यहां क्या करेंगे? मेष राशि में बैठे हुए मंगल महाराज चौथी दृष्टि से 4th हाउस को देखेंगे, अर्थात कर्क राशि को देखेंगे। 7वीं दृष्टि से तुला 7वें भाव को देखेंगे और 8वीं दृष्टि से अष्टम भाव को, अपनी ही वृश्चिक राशि को देख रहे हैं। गुरु बृहस्पति का एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यदि गुरु बृहस्पति काल पुरुष की कुंडली में लगन में बैठे हुए हैं तो पंचम दृष्टि से पंचम घर को देखेंगे, जो कि सूर्य का घर है और राशि है लियो या सिंह, सूर्य की राशि है। सप्तम दृष्टि से तुला को देखेंगे, 7वें घर को। नवम दृष्टि से नवम घर को देखेंगे, जो कि गुरु बृहस्पति की अपनी ही मूल त्रिकोण राशि है। पहले प्रश्न का उत्तर भी आपको मिल गया। अब शनि महाराज की बात करते हैं। शनि महाराज यदि लग्न में बैठे हैं तो शनि महाराज लग्न में बैठे हुए तीसरी दृष्टि से तीसरी राशि को या तीसरे घर को देखेंगे, मिथुन को। 7वीं से तुला आपको क्लियर है और दशम से अपनी ही 10वें घर को, मकर राशि को देखेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि दृष्टियों का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। दृष्टियों का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वो टूल है जिसके बिना गाड़ी नहीं चलेगी, ये पहिया है गाड़ी का, ठीक है। तो टूल्स मैं दे रहा हूं, जैसे ट्रेन के बहुत सारे पहिए, तो बहुत सारे टूल्स मैं आपको दे रहा हूं। मुझे विश्वास है दृष्टि कॉन्सेप्ट में अगर आपको कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज यहीं पूछ लीजिए। अगर ये टूल्स वाली क्लासेस आपको क्लियर नहीं होंगी तो मैं आपको आगे ले जा पाने में अक्षम हो जाऊंगा। और हमारे वो दर्शक जो अब ज्वाइन कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल को, उनसे सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो नंबर 1 से कृपया देख कर आइए। वीडियो नंबर 1 से आप देखिए और आप क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, मैं आपके संशय का निवारण करूंगा। लेकिन यदि आप बीच में एंटर करेंगे तो ऐसा ना हो कि आप अधिक कंफ्यूज हो जाएं और आपको एस्ट्रोलॉजी समझ ना आए। बहुत सिंपल तरह से, बहुत सहजता से मैं आपको एस्ट्रोलॉजी सिखा रहा हूं। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, ये एक अद्भुत वैदिक साइंस है, इसमें बहुत गहराई है। उस गहराई को समझने के लिए हमें उस गहराई में उतरना पड़ेगा, लेकिन मैं सुरक्षित तरह से आपको इस गहराई में उतार रहा हूं। आपको बहुत इजीली मैं चीजें समझा रहा हूं। दोस्तों, हमने दृष्टियों की बात करी। दृष्टि के बाद आइए अब बात करते हैं अवस्थाओं की। ग्रहों की कुछ अलग अलग अवस्थाएं हैं, 9 अवस्थाएं हैं ग्रहों की। वो 9 अवस्थाएं क्या हैं वो हम जानने की कोशिश करते हैं। इससे हमें पता लगेगा कि किसी भी ग्रह की अवस्था या स्थिति क्या है। इसके लिए हमें अपनी एक पुरानी क्लास को याद करना पड़ेगा, जहां हमने बात की थी कि हर भाव का प्रमाण 30 डिग्रीज है। यदि किसी भाव का प्रमाण 30 डिग्रीज है तो एक प्लैनेट का मूवमेंट एक भाव में 0 से 30 डिग्री तक ही होता है। इस ग्राउंड पे ग्रहों की कुछ अवस्थाएं हैं। आप प्लीज नोट्स बनाना शुरू कीजिए, मैं बताता हूं। सबसे पहले होती है ग्रह की अवस्था दीप्त अवस्था। दीप्त, स्वस्थ, मुदित, शांत, शक्त, प्रपीड़ित, दीन, विकल और खल, ये 9 अवस्थाएं हैं। सबसे पहले दीप्त अवस्था। जब उच्च राशि का ग्रह होता है इसको दीप्त अवस्था कहते हैं। मान, धन, वैभव, विजय, रिपुनाश, श्वास, सुख, यश, ये सब दीप्त अवस्था का ग्रह देने में सक्षम होते हैं। अवस्था नंबर 2 है स्वस्थ अवस्था। स्वस्थ अवस्था क्या होती है? जब भी कोई भी ग्रह स्वग्रही होते हैं, अपने घर के होते हैं। ये स्वग्रही को हम एक बार फिर विस्तार से दोबारा चर्चा में लेंगे। अभी ये एक टूल है। जब भी कोई प्लैनेट स्वग्रही होते हैं तो वो स्वस्थ होते हैं। यहां पर वो आपको धन, विजय, सफलता और बहुत सारे सुख देने में सक्षम होते हैं। ग्रह की अवस्था नंबर 3 है मुदित। जब भी कोई ग्रह मित्र के क्षेत्र में मित्र ग्रही होते हैं, मित्र की राशि में बैठे होते हैं, तो वो मुदित अवस्था में होते हैं। मुदित अवस्था में बैठे हुए ग्रह आपको धन लाभ देते हैं, विजय देते हैं, धार्मिक यात्रा देते हैं, धार्मिकता बनाते हैं, यश में वृद्धि करते हैं और अनेक प्रकार के वाहन और सुख प्रदान करने में या अपने कारकत्व के अनुकूल
आपको बहुत सारे सुख देने में सक्षम होते हैं। शांत अवस्था, जब भी ग्रह शुभ ग्रह के वर्ण में बैठे होते हैं तो ग्रह शांत होते हैं। जब भी ग्रह शांत अवस्था में होते हैं तो अपने से, अपने ट्रेड से रिलेटेड अच्छी चीजें वो आपको देने में पूरी तरह से कैपेबल होते हैं। जीवन में सफलता मिलती है, जीवन में उन्नति मिलती है, आप जीवन में आगे बढ़ते हैं और आपके जीवन की जो बाधाएं हैं, असफलताएं हैं, वो ऑटोमेटिकली डाउन होती जाती हैं। शक्त अवस्था, उदित अवस्था ग्रह है वो अवस्था जब अस्त के बाद धीरे धीरे उदित होता है। कोई भी प्लैनेट अस्त होने के बाद जब धीरे धीरे उदित होता है, प्लैनेट का अस्त होना हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। जब ग्रह सूर्य के समीप आते हैं तो वो सूर्य के प्रभाव में, सूर्य के ऑरा के प्रभाव में आके अस्त या कंबस्ट हो जाते हैं। इनका हर प्लैनेट की अलग अलग डिग्री है, वो मैं आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। जब भी वो कोई भी ग्रह सूर्य के समीप आकर सूर्य के ऑरा से प्रभावित होकर अपनी ऊर्जा खो देता है या अपना ऑरा डाउन हो जाता है उसको बोलते हैं कि प्लैनेट जो है वो कंबस्ट हो गया या प्लैनेट जो है वो अस्त हो गया। अस्त प्लैनेट जब अस्तता से निकलते हैं उस समय की जो अवस्था है उसको बोलते हैं उदित अवस्था। आमतौर पे सूर्य के प्लस और माइनस, पहले और बाद में। सामान्यतया सूर्य देव के पहले या बाद में 7 से 10 डिग्री की जो सिचुएशन है, कोई भी प्लैनेट जब सूर्य के 7 से 10 डिग्री पहले होंगे या 7 to 10 डिग्रीज बाद में होंगे, जब भी इस प्लेसमेंट पे कोई भी प्लैनेट होंगे तो वो अस्त हो जाएंगे या कंबस्ट हो जाएंगे। इससे अतिरिक्त, इससे जब बाहर निकलेंगे प्लैनेट, जैसे सूर्य से वो 10 डिग्री से निकल के 11-12 डिग्री पे आ गए तो वो उदित अवस्था है, उदय हो गए। उदित अवस्था का प्लैनेट सदैव पॉजिटिव रिजल्ट देता है, प्रसिद्धि देता है। ऐसे नेटिव सज्जन पुरुष होते हैं, शत्रुनाशक होते हैं, दानी होते हैं और जीवन में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रपीड़ित। प्रपीड़ित क्या होता है? ग्रह जब भी शत्रु भाव में होता है तो ग्रह प्रपीड़ित हो जाता है, अनकंफर्ट हो जाता है। कोई भी प्रपीड़ित ग्रह लंबी बीमारी देंगे, असफलता देंगे, व्यसन देंगे, व्यसन अर्थात कोई बुरी आदत देंगे और जीवन में कष्ट भी देते हैं। दीन, जब भी कोई ग्रह अपनी नीच राशि में बैठे होते हैं तो वो दीन हो जाया करते हैं। दीन अर्थात बहुत कमजोर हैं और नीच राशि में बैठे ग्रह दीन होने के वजह से अपने उच्च के उल्टे फल देंगे, अर्थात शत्रु से हानि देते हैं, अपमान देंगे, असफलता देंगे, जीवन में पग पग पे ठोकरें मिलेंगी। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उस काम में आपको कोई ना कोई असफलता या प्रॉब्लम मिलेगी ही मिलेगी। बहुत से लोग आपको मिलते हैं जीवन में, कहते जी हम जहां हाथ डालते हैं वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, हम जहां कदम रखते हैं वहां प्रॉब्लम हो जाती है। यदि आप उन लोगों की हॉरोस्कोप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि उनके एक से अधिक ग्रह नीच के हो गए हैं। इस वजह से उनको जीवन में बहुत सारे कष्ट भुगतने पड़ते हैं। विकल अवस्था, विकल अवस्था है जब प्लैनेट पूरी तरह से कंबस्ट हो चुका है, अर्थात सूर्य के करेक्ट 7 to 10 डिग्री प्लस माइनस में है। सूर्य के ऑरा से जब कोई भी प्लैनेट कंबस्ट या अस्त हो जाएंगे, इसको बोलते हैं विकल अवस्था। विकल अवस्था में किसी भी ग्रह की शक्ति बिल्कुल समाप्त हो जाया करती है, शक्तिहीन ग्रह होता है। जिस भी नेटिव के हॉरोस्कोप में विकल अवस्था के प्लैनेट्स होंगे वो बुरे व्यक्तियों की संगति में होगा, शत्रु से घिरा हुआ होगा और सामान्यतः दूसरों की सेवा में लगा हुआ होता है। और अंतिम अवस्था है खल। खल अर्थात पराजित ग्रह। जो ग्रह पराजित हो गया वो कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है। वो अपने गुणों से रिलेटेड जो फील्ड हैं उसमें कमी ही करेगा। अगर कभी आपको लगे कि शुक्र पराजित है, खल अवस्था में है, तो उस व्यक्ति के जीवन में सुखों में भरपूर कमी होगी। यदि कभी आपको ऐसा हॉरोस्कोप मिले जहां आपको मिले कि मंगल वो है खल अवस्था में पराजित हो चुका है, तो ऐसा पुरुष जो है वो उद्यम ही नहीं करता है, एफर्ट्स ही नहीं करता है, कंपटीशन के लिए हिम्मत ही नहीं होती। वो लड़ने से पहले ही लड़ाई हथियार फेंक देगा, वो पहले ही हथियार छोड़ के भाग जाएगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। आपको जो भी कोई लोग ऐसे मिले जो कि कंपटीशन से पहले ही कहे नहीं भाई हम नहीं कर पाएंगे एंड दे आर नॉट गोइंग टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन बोर्ड, आप उनका हॉरोस्कोप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि उनका मंगल जो है वो खल अवस्था में है। कुछ ऐसे आपको आने वाले समय में लोग मिलेंगे जो मेहनत तो करते हैं लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिलता।
अगर जो मेहनत करते हैं उनको रिजल्ट नहीं मिलता तो आप पाएंगे उनका गुरु बृहस्पति जो खल अवस्था में है। एजुकेशन में बेचारे मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन रिक्वायर्ड स्टेटस का रिजल्ट उनको नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, हमने ग्रहों की अवस्थाओं को डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं योग कारक। एक होता है योग कारक प्लैनेट। अब योग कारक प्लैनेट क्या होता है ये आप नोट्स बना लेंगे, इसको हम डिटेल में आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। अब एक इंट्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे योग कारक प्लैनेट। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। योग कारक प्लैनेट वो प्लैनेट होता है जो प्लैनेट किसी पर्टिकुलर लगन को सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देने में कैपेबल होते हैं। इसका देखो वर्ड भी देखिए, अगर योग एंड कारक, योग मीन्स प्लस, कुछ बढ़ा रहा है। योग हिंदी का वर्ड है, प्लस को हिंदी में योग कहते हैं, जमा करना या योग करना, भाई कुछ ना कुछ एडिशन हो रहा है। कारक मीन्स उसका रीजन, यानी कि बढ़ाने का रीजन, बढ़ाने का कारक है ये, योग कारक प्लैनेट है। तो ये आप नोट्स बना लेंगे। वृषभ राशि में, वृषभ राशि के लगन में शनि योग कारक होते हैं। तुला राशि के लगन में शनि योग कारक होते हैं। मकर राशि के लगन में शुक्र योग कारक होते हैं। कुंभ राशि के लगन में शुक्र योग कारक होते हैं। मिथुन, कन्या, सैगिटेरियस, धनु एंड पाइसेस, इन लगनों में कोई भी ग्रह योग कारक नहीं होते हैं। कर्क लगन में मंगल महाराज योग कारक होते हैं और सिंह लगन में मंगल महाराज योग कारक होते हैं। योग कारक के आपने नोट्स बनाए हैं। आइए योग कारक से आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे तत्कालिक मित्रता। हमने अपनी लास्ट क्लास में मित्रता और शत्रुता को स्टडी किया है, जिसके आपने नोट्स बनाए हैं और मुझे पूरा विश्वास है आप उसको रिवाइज भी कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद करना है। करेक्ट है। लेकिन उसके अलावा एक तत्कालिक इमीडिएट मित्रता होती है। जैसे कोई दो राष्ट्र हैं, परमानेंट शत्रुता है, लेकिन किसी सब्जेक्ट पे उनकी एक मत हो गया है, तो ये तत्कालिक मैत्री एक होती है। तत्कालिक मैत्री का आप एक चार्ट बना लेंगे। कोई भी प्लैनेट अपने से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, 10th, 11th एंड 12th, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 10, 11, 12, कोई भी प्लैनेट के सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 10, 11, 12 में यदि कोई प्लैनेट बैठा है तो वो उससे तत्कालिक मित्रता रखेगा। लेकिन यदि किसी प्लैनेट से फर्स्ट, 5, 6, 7, 8, 9, फर्स्ट, 5, 6, 7, 8, 9, यदि इन घरों में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो वो तत्कालिक शत्रुता रखेगा। एक और टूल आज समझने की कोशिश करेंगे, पंचधा मैत्री। पंचधा मैत्री का एक चार्ट बनाएंगे। अगर मित्र और प्लस मित्र, दो मित्र मिलते हैं तो परम मित्र बन जाएंगे। आप लिखेंगे मित्र प्लस मित्र इज इक्वल टू परम मित्र, सम प्लस मित्र इज इक्वल टू मित्र, सम प्लस मित्र इज इक्वल टू मित्र, शत्रु प्लस मित्र इज इक्वल टू सम, शत्रु प्लस शत्रु इज इक्वल टू अधिशत्रु। आज हमने बहुत सारे छोटे छोटे टूल्स को जाना है। आप इनके नोट्स बना के इनको याद कीजिए। आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मेरे को पूछ लीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। और आज के आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे कि चंद्र और सूर्य के लगन में कौन से प्लैनेट योग कारक होते हैं। दोस्तों, बहुत धन्यवाद, आपने मेरे चैनल को सुना, सब्सक्राइब किया। कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए। भारतवर्ष के हर घर में एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। आप लोग प्रेम से एस्ट्रोलॉजी पढ़ते रहिए। मैं बहुत आनंदित हूं आपको एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस देके। आने वाली क्लासेस में मैं टूल्स जैसे देता जा रहा हूं, थोड़ी सी क्लास हम लेंदी करने वाले हैं, तो आपको थोड़ा अधिक टाइम स्पेयर करना होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।